विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल शरद पूर्णिमा का पावन अवसर हम सबके बीच में एक बार पुनः उपस्थित होने के लिए जा रहा है। शरद पूर्णिमा श्रमण समुदाय के लिए कुछ विशेष महत्व रखती है। सबसे पहले गणनी आर्यिका ज्ञानमती माता जी का जो जन्म है वो शरद पूर्णिमा को हुआ। उनके ठीक 12 वर्ष के बाद गुरुदेव शरद पूर्णिमा के दिन गुरुदेव को जिनकुल प्राप्ति दिवस मिला। उसके बाद वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी भी ऐसा एक सुखद संयोग रहा कि वे शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका भी अवतरण हुआ। इसके बाद हमारे संघ में मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज हैं, वे भी 12 वर्षों के बाद उनका भी शरद पूर्णिमा को जन्म हुआ। ऐसे शरद पूर्णिमा श्रमण समुदाय के लिए कुछ विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अन्य अन्य कुलों में जन्म होना अलग वस्तु होती है, लेकिन जिनकुल प्राप्ति होना और वो भी ऐसे महापुरुषों का जिनकुल प्राप्ति दिवस जिनसे जैन शासन सुशोभित हो रहा है, ऐसे वे महापुरुष, चाहे वे ज्ञानमती माता जी हों, गुरुदेव हैं, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हैं, हमारे मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज हैं, और भी संत समुदाय हैं जिनके नाम से मैं अपरिचित हूँ, लेकिन वो भी शरद पूर्णिमा में उनको भी जो जिनकुल प्राप्ति दिवस मिला, ये आज हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अगर गुरुदेव इस धरा पर नहीं होते तो हम भी यहाँ पर नहीं होते। हमारी भी कोई दुकान चल रही होती, कोई मकान बन रहा होता, 2-3 बच्चे होते, मोबाइल मांग रहे होते, मोबाइल दिया होता, उनने गुमा दिया होता, हम भी किसी महाराज के पास बैठे होते, महाराज अभी 1 लाख रुपए का मोबाइल दिलाया था, इसने गुमा दिया, इसको समझाओ। तो इन सब चीज़ों से, दुनिया भर के प्रपंचों से जो बच पाया, उसके लिए गुरुदेव अगर नहीं होते तो हम नहीं होते। तो अपने होने के कारण भी मुझे शरद पूर्णिमा एक विशेष खींचती है कि मुझे शरद पूर्णिमा विशेष रूप से मनाना है। आपको भी खींचती होगी, क्योंकि आपको भी आपके गुरु मिले। अगर मान लीजिए वो यहाँ ना आकर के विदेश क्षेत्र के मुनि बन गए होते गुरुदेव, तो फिर आप कहाँ के, बोले आप नीचे के क्षेत्र के बन गए होते, नागेंद्र बन गए होते हम सब। लेकिन सौभाग्य है, गुरुवर इस धरती पर आकर के न जाने कितने जीवों का उद्धार करके चले गए। कुछ प्रसंग गुरुवर के जीवन से जुड़े हुए आपके बीच में रखूंगा, आपको भी आनंद आएगा। एक बार की बात है, हम लोग भोपाल जब प्रवेश कर रहे थे 2016 में, तो प्रवेश करते वक्त एक रास्ते पर मकान के सामने बकरा बंधा हुआ था, और उस बकरे को
उसका मालिक काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता खिला रहा था। आचार्य जी ने देखा बकरा बहुत लंबा चौड़ा, अच्छा, तंदुरुस्त, मस्त था तो बकरा ही, लेकिन उसको खिलाया जा रहा था काजू, किशमिश, बादाम और पिस्ता। आचार्य जी देख करके ऐसे तिरछी नजरों से देख करके आगे निकल गए। जब उपाश्रय में चौक मंदिर भोपाल पर पहुंचे, गुरुवर कहते हैं अगर किसी को अनावश्यक पोषण मिल रहा है, इसका मतलब है उसका हाल बाद में बिगड़ने वाला है। ये ऊंची सोच जब गुरुवर के मन के अंदर आई, क्योंकि महान गुरु थे, किसी भी चीज को देखते तो कुछ अलग तरीके से सोचते थे। गुरुदेव ने कहा कि देखो, उस बकरे को अनावश्यक पोषण मिल रहा था, बकरे को अनावश्यक पोषण दिया जा रहा है, काजू, किशमिश, बादाम। बकरे को छोड़ देते, पत्ती खाने देते तो संभव था कि बकरा पूरा जीवन जी लेता, लेकिन अनावश्यक पोषण कहीं ना कहीं बकरे की हानि अवश्य कराता है। फिर आचार्य जी ने उस बात को घुमा करके पूरी की पूरी समाज के बीच के लिए कहा, आप लोगों को भी सरकार जो अनावश्यक पोषण देती है, उससे भी बाद में तो आपकी हानि होनी पक्की है। अनावश्यक पोषण क्या है महाराज? एक कार्ड बना दिया है, 1 रुपए किलो में चावल मिल जाता है, 1 रुपए किलो का नमक मिल जाता है, 1 रुपए किलो में, 2 रुपए किलो में गेहूं मिल जाता है, दाल मिल जाती है 5 रुपए किलो में। उसके बाद समय समय पर जिस तरीके से आपको और भी कुछ मिलता होगा, इसमें आरक्षण सबसे बड़ा भूत है। सरकार जब कभी भी आरक्षण को संशोधित करती है, संवर्धित करती है, उसमें कुछ लोगों को ऐसा बढ़ा दिया जाता है। मैं जब अभी यहीं राजस्थान पे हूँ और मैंने अभी सुना, 2 दिन पहले बता रहे थे महाराज, जनरल कैटेगरी वाला 95% लेकर के आया है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और वो माइनस में चल रहे हैं, लेकिन अनावश्यक पोषण के तहत माइनस मार्किंग वालों को वहां पर जॉब मिल गई। हमने पूछा माइनस में कैसे? बोले महाराज श्री कॉपियां चेक कर लीजिएगा, उनकी माइनस मार्किंग है, उसके बाद भी उनको जॉब मिल जाती है, लेकिन जनरल कैटेगरी वाला जो मेहनती व्यक्ति है उसको नहीं मिलती। अनावश्यक पोषण किसी भी कौम को मिलता है, सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से भी, तो उसका कहीं ना कहीं पतन निश्चित होता है। गुरुवर कहते हैं बादाम, पिस्ता, काजू बकरे का भोजन नहीं, हमारी योग्यता से ज़्यादा हमको क्यों दिया जा रहा है? विद्यालय में आपको आपकी योग्यता से ज़्यादा मिले, किसी बेटी को कोई व्यक्ति योग्यता से ज़्यादा रिस्पांस देने लगे, अनावश्यक पोषण कहीं ना कहीं आपकी बलि अवश्य लेता है। बंधु, आप भी देखिएगा, जब आप ट्रेन में सफ़र में चढ़ते हैं और आपको आपकी योग्यता से हट करके जब कभी आपको कोई रुकने का, बैठने का मौका दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ साधना चाहता है। अनावश्यक पोषण से बचिए। आचार्य भगवंत का एक दिव्यतम संदेश हम लोगों के लिए भी मिला। हम लोग भी इस बात को सुनते रहे, फिर देखता रहा, कभी कभार किसी के द्वारा थोड़ा भी अनावश्यक पोषण मिलता तो अपने आप से पूछता, मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन ये मुझे बोला जा रहा है। ऐसा हुआ एक बार मेरे साथ, कोई बड़े महाराज जी थे, अचानक वो जंगल में हमसे मिले और बोले क्यों, सब ठीक है? हमने कहा आज तो पता नहीं कहाँ से चांद निकला है, सूरज निकला है। हमने कहा गुरुदेव सब ठीक है? बोले नहीं नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? हमने कहा हाँ महाराज जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। उसके बाद पूछे कि आहार तो ठीक हो रहे हैं? हमने कहा मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा आज क्या हो गया है, आहार के लिए पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए पूछा जा रहा है, सब पूछ लिया। फिर धीरे धीरे करके अपने कमरे तक पहुंचा मैं।
कमरे तक पहुंचने के बाद आचार्य श्री जी ने बुला करके धीरे से मुझसे कहा, विनम्र सागर। हमने कहा जी। बोले तुम्हारा सब ठीक है? हमने कहा हाँ आचार्य श्री, आज यही बात बड़े महाराज जी भी पूछ रहे थे कि तुम्हारा सब ठीक है कि नहीं। बोले हाँ, मैं सोच रहा हूं कि तुम एक बार जगदलपुर तक घूम आओ। हमने कहा, जैसे ही बोला गुरुदेव ने जगदलपुर तक घूम आओ, हमने को समझ में आई अनावश्यक पोषण मिल रहा था, उसका कारण ये था। अनावश्यक पोषण पूछा गुरुदेव ने, सब ठीक है? वहां बड़े महाराज जी पूछे, सब ठीक है? हमने कहा आज क्या बात है, अपन तो बिल्कुल सामान्य मुनि है, सामान्य मुनि को असमान प्रोत्साहन मिल जाए, सामान्य मुनि परेशान। जैसे ही बोला गुरुजी ने कि जगदलपुर घूम करके और 2 महीने लगेंगे, 2 महीने में फिर वापस जहां भी मैं हूं वहां पर पीछे पीछे चले आना। हमने जैसे ही पूछा और जैसे गुरुदेव ने कहा, आचार्य जी तो गुरुदेव थे तो उन्होंने कहा कायस्तर कर लो। मैंने कायस्तर कर लिया। लौट के आकर के जिन मुनिराज ने मुझसे सुबह पूछा था उनकी तरफ देखा तो वो हमसे कोई बात ही नहीं करे। हमने कहा फिर समान असमान सब बराबर हो गया। ये बात बाद में समझ में आई। आपको जब समझ में आ जाए, जब कभी भी कोई भी आपको, आपके परिवार के किसी सदस्य को, आपकी बच्ची को अगर अनावश्यक पोषण देता है, कोई परिवार का ही रिश्तेदार जब आपके छोटे से बच्चे को भी अनावश्यक पोषण देता है, उस अनावश्यक पोषण की कीमत चुकानी पड़ती है। आज पूरा देश इस अनावश्यक पोषण की कीमत चुका रहा है। आप पूरे देश में देखिएगा, कुछ कौमें ऐसी हैं जिन कौमों के 100 देश हैं, 100 देश मिल करके वहां से इस भारत में रहने वाले अपने ही साधर्मी बंधुओं को वो धन बेचते हैं और वे लोग अनावश्यक पोषण देते हैं बिल्कुल आउटसाइडर्स को, जो मुख्य धारा में शामिल गांव नहीं है, जो मुख्य धारा में शामिल लोग नहीं हैं, उनको वो पोषण देते हैं। और पोषण देकर के धीरे 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 करके अपने फेवर में लेते हैं। नाम उनका आज भी गणेश लाल है, लेकिन अब वो गणेश जी के मंदिर नहीं जाता, अब वो उनके मंदिर जाता है जिस कौम से उनको पोषण मिल रहा है। इस तरीके से अनावश्यक पोषण देकर के परिवर्तन का कार्यक्रम हमारी आपकी नज़रों पर आए या ना आए, लेकिन लगातार बदस्तूर इस पूरे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। कल मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के समारोह पर गया था। वहाँ पर भी मैं अपनी कुछ बात रख कर के आया हूँ। हो सकता है उसका वीडियो सही ना हो तो मेरी वॉइस तो आपके तक पहुँचेगी ही। अनावश्यक पोषण से बचिए, आचार्य श्री जी का पहला संदेश। दूसरा संदेश गुरुवार का मैं वहीं भोपाल के अंदर ही हुआ। हम लोग विधानसभा के लिए जा रहे थे तो बीच में एक और दूसरे लोगों की बस्ती पड़ती है, हरी दीवाल वालों की। उनकी बस्ती से निकलना हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें ऑन रोड बनी हुई थी। ऑन रोड जब बहुत सारी दुकानें बनी हुई थी तो गुरुजी पूछते हैं, इनके इस रोड से कौन निकलता है? तो जवाब मिला कि इस रोड से निकलने के बाद एक बहुत बड़ा स्कूल है, विद्यालय है, और उसके बगल से जस्ट से यूनिवर्सिटी लगी हुई है। तब आचार्य श्री जी ने विधानसभा के अंदर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से वो बात कही थी कि जिस रोड से बच्चे निकलते हैं उस रोड पर अगर असंवेदनशील दृश्य दिखाए जाएंगे, इससे आपके पूरे के पूरे बच्चों की संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। जब गुरुवर विधानसभा के अंदर बैठ करके इस बात को गुरुदेव ने कहा कि मैं जिस मार्ग से आया हूँ उसी मार्ग से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को जब असंवेदनशील प्रतिदिन दिखाई देने लगती है, सुबह शाम अगर आपको किसी दुकान पर मांस लटका हुआ मिला दिखाई देगा, अगर आपको बिल्कुल ओपन एरिया में
अंडा आमलेट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको किसी ओपन एरिया में और भी हिंसात्मक वस्तुएं दिखाई देंगी, आपकी धीरे 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 उस चीज के प्रति संवेदनशीलता नष्ट हो जाएगी। आज आप इसमें मोबाइल में मीडिया के माध्यम से देखिएगा, जब कभी भी आप कोई कंटेंट देखते हैं, उसमें तीसरा या चौथा कंटेंट किसी न किसी ऐसे भोज्य पदार्थ का दिखाई दिया जाता है जिसमें मांसाहार नियमित रूप से होता है। हम आप सोचते हैं मोबाइल में चीज ही तो दिखा रहे हैं, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जो बच्चा देखता है, छोटा सा बच्चा है, उसको आपने मोबाइल दिया है, अगर मान लीजिए उसने अपने टॉम एंड जेरी न लगा करके रील्स देखने पे उसने अपना उसको बदलना शुरू किया, अब वो लगातार देख रहा है कि एक बड़े से हथियार से कोई मांस काटा जा रहा है। ये देखते हुए दृश्य से उस छोटे से बच्चे के अंदर की संवेदनशीलता नष्ट होती है, और यही बच्चे आगे बड़े होकर के धीरे 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 करके जब ये बच्चे बड़े होते हैं, तो मान लीजिए कभी इनके मुख पे कोई मांसाहारी पदार्थ आ भी जाए तो वो उसको ज़्यादा बजने नहीं लगता। मैंने अभी एक एडवर्टाइज देखी थी, मुझे दिखाया, बोले महाराज जी इसको देखिए और इसके बारे में आप बोलिए। मैंने देखा, किसी मसाले का ऐड था। उस मसाले के ऐड में एक छोटा सा बच्चा पहले कुछ और खा कर के आ रहा है। वो कहता है, कोई एक बच्चा बुला रहा है, आओ क्या बना है तुम्हारे घर में? हमारे घर में फलानी बटर ये बनी है, नाम भी मैं लेना अच्छा नहीं है लेकिन आप शायद देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा ये बना है। तो पहले वो छोटा सा बच्चा हिंदू समाज का, देखिए एडवर्टाइज किस तरीके से खेल करती है। हिंदू समाज का एक बच्चा है, वो नॉनवेज खाने के लिए एक बच्चे ने फ़ोन किया कि हमारे यहाँ जो है ये बना हुआ है, और वो वहाँ पर जाकर के उसको खा करके चला आया क्योंकि उसके मित्र ने बुलाया था। फिर जब उसकी दादी ने उसी गरम मसाले से अपने घर के अंदर पनीर की सब्जी बनाई, तो पनीर की सब्जी का स्वाद खाते वक्त ही एक टेबल दिखाई जा रही है। इस टेबल में उसकी दादी बैठी है, दादा बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, माँ बैठे हैं। छोटा सा बच्चा आया और पनीर को खा करके जैसे बोलता है, अरे इसका स्वाद तो बटर के जैसा है। तो पूरे के पूरे परिवार के लोग देखते रह गए। ये बच्चे ने वो मांसाहार कहाँ पे कर लिया। और इस तरीके का एडवर्टाइजिंग आपके इस पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर जब दिखाई जाती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कोमल हृदय पे फर्क पड़ता है। कोमल हृदय को अगर इस तरीके का मांसाहार का कंटेंट दिखाया जाएगा, जहाँ तक मैं अपने बचपन को याद करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि सब्जी मंडी के बगल में कभी भी अंडे की दुकान नहीं रहती थी। आज सब्जी की दुकान में अंडा बिकता है। लौकी रखी है, वहीं पे दूसरी चीज़ें रखी हैं, वहीं पर अंडा रखा हुआ है। किराना की दुकान पर अंडा दिखता है। दूर से निकलते थे, दाल लेने के लिए कभी कहीं जाना हो तो माँ पहले से बता करके बोलती थी, उसकी दुकान में अंडा बिकता है, उसकी दुकान से अपने को सामान नहीं लाना है। कुछ सिंधी लोगों की दुकानें थी, गर्मी का समय था, माँ को पीलिया हो गया, माँ को पीलिया हो गया, आज भी याद है मुझे उस दृश्य को। तो माँ ने कहा कि बेटा पापा गन्ना का रस लाना भूल गए हैं, तुम गन्ने का रस लेते आना। अब मैं रोड में निकला तो मुझे लगा कि अच्छी दुकान से गन्ने का रस लेना चाहिए, तो मैं उसी की दुकान पर गया। एक तरफ वो साइड में ऑमलेट बनाता था और वो अंडा भी बेचता था, और दूसरी तरफ उसकी गन्ने की बहुत अच्छी मशीन थी, लेकिन साफ़ सुथरी हरे कलर की पेंट कर दी, उसमें लाल कलर की बढ़िया बॉर्डर बना दी। बार बार उसमें वो पानी डाल करके अपनी मशीन को धो रहा था। उसके पास गन्ना रखा हुआ था और मैं गया। अब चूंकि माँ एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है, माँ के लिए गन्ना का रस चाहिए मतलब सबसे अच्छा चाहिए। अब मुझे दिखा कि ये गन्ने रस वाला जो है, ये इसकी मशीन साफ़ सुथरी है, बार बार धो रहा है, और अपनी नासमझ बुद्धि पे वहाँ से गन्ने का रस ले करके मैंने गन्ने का रस दिया। हमने कहा भैया गन्ने का रस दे दो। उसने सेठ आया है,
छोटा सा गांव होता है, छोटे से गांव में सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सेठ जी कहकर के उसने एक जग में गन्ने का रस निकाल करके दे दिया। हम घर लेकर के पहुंचे, माँ से कहा कि गन्ने का रस है, आप गन्ने का रस अच्छे से ले लो, तुमको पीलिया हो गया है। तो माँ ने गन्ने का रस पी लिया। पीने के बाद धीरे से पीछे से पिताजी आए। तो पिताजी उसी रास्ते से जब आ रहे थे तो वो देख रहे थे कि इस रास्ते में कहीं पर भी कोई गन्ने के रस की दुकान नहीं है। गन्ने के रस के ठेले वाले इधर उधर कहीं और चले गए होंगे, लेकिन उस रास्ते पर नहीं थे जिस रास्ते पर दुकान के बीच में घर पड़ता है। तो पिताजी ने हमसे पूछा, क्यों, गन्ने का रस कहां से लाए थे? हमने कहा कि वो सिंधी की दुकान से। तो ये बात माँ ने सुन ली। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? माँ ने जब सुना कि जिसकी दुकान से अंडा और आमलेट बिकता है, उसकी दुकान से हमारा बच्चा हमारे लिए गन्ना का रस लेकर के आया है, मैं इस दृश्य को आज भी नहीं भूलता। वो कमरे से बाहर निकली, बाहर ओपन गैलरी पर कुछ पेड़ लगे हुए थे, उसने दोनों उंगलियां अंदर डाली, कौवा को छुआ 2-3 बार, हुक्के आए और हुक्के आकर के पूरा का पूरा गन्ना का रस बाहर फेंक दिया। पूरा का पूरा गन्ना का रस बाहर निकाल दिया। खांसती रही, लेकिन जब पूरा गन्ना रस बाहर निकाला, फिर उसमें गन्ना रस बचा हुआ था, वो गन्ने का रस उसने वही गमले पर डाल दिया। और उसके गमले में रस डालने के बाद दसरू की मतलब वाइफ थी, एक नौकर था, काम करता था, उसकी वाइफ बर्तन मांजती थी। तो उससे कहा कि इसको मांजो और इसको मांजने के बाद इसको आग में गर्म कर देना। तो फिर उस बर्तन को आग में गर्म किया उल्टा करके, कि ये उस अभक्ष वाली दुकान से घर के लिए गन्ने का रस ले आया। ये बात आज भी मुझे इसलिए याद है कि मेरे आंख के सामने की घटी घटना है। जब माँ ने बाद में, पहले तो वो तेज हुई, बाद में बोली, अपन जैन है ना, जैनों के यहाँ इस तरीके के छुए हुए कोई भी भोजन नहीं किए जाते। आज भी वो बचपन की वो बात दिमाग पर बैठ गई। दीक्षा हुई, मुनि बना, मुनि बनने के बाद गुरु जी के साथ रहा। गुरु जी के साथ जब उसी रोड से निकल करके आचार्य जी ने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जब पूरे मध्य प्रदेश की बागडोर संभालते थे, उनसे कहा कि इस रास्ते से बच्चों का आना जाना बंद करा दो। बच्चे दूसरे रास्ते से विद्यालय आएंगे, बच्चे दूसरे रास्ते से यूनिवर्सिटी आएंगे, क्योंकि इस रास्ते में लगातार उस मांसाहारी भोज्य पदार्थों की दुकानें हैं। बच्चे अगर देखेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये बात जब गुरुदेव ने विधानसभा में बैठ करके वहीं के सत्र पर कही, तो वहां पर सत्र को चलाने वाले जो उसके मुखिया थे, उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर पास किया एक नई रोड बनाने का, कि बच्चों के विद्यालय से निकलने वाले जितने भी स्कूलें के लिए बसेस हैं, ये इस रोड से नहीं निकलेगी, दूसरी रोड से निकलेंगी। शिवराज सिंह चौहान साहब जी ने एक बड़ा अच्छा कमाल किया। उन्होंने आचार्य जी की बात को बहुमान करते हुए उस रोड में चलने वाली दुकानों को 600 मीटर अंदर जाने की घोषणा करवा दी। एक भी दुकान ऑन रोड इस तरीके की किसी भी मांसाहार की नहीं बिकेगी, ना कोई अंडा बिकेगा। और खुद शिवराज सिंह जी चौहान भोपाल चातुर्मास के दौरान बीच में आए और जाकर के खुद गुरुदेव से कहा, गुरुदेव नई रोड भी बनवा दी है और उस रोड की जितनी भी दुकानें थीं वे सारी की सारी दुकानें मैंने उनसे कह दिया है कि यहाँ से 600 मीटर अंदर आपको लगानी है। और सारा का सारा संप्रदाय इस बात के लिए मान गया है और संप्रदाय से वो पूरी दुकानें बाहर हो गई। ये बात गुरुजी के मन के अंदर इतनी खुशी दे करके गई। आचार्य जी का एक ही शब्द था कि जहाँ से बच्चे गुजरते हैं वहाँ पर कोई भी असंवेदनशील कंटेंट बच्चों को दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन आज मोबाइल में मीडिया के माध्यम से जब आप कोई भी मांसाहारी बनने हुए वाले पदार्थ को पहली बार देखते हैं, पहली बार जब कुछ चीज़ देखते थे पहले तो स्क्रॉल कर देते थे, आगे बढ़ा दिया जाता था उसको, ये नहीं देखना ये गंदा है। लेकिन आज
आपका बच्चा या आप खुद धैर्यपूर्वक एक बार उस चीज को देखते तो होंगे। एक बार अगर आपने मान लीजिए किसी मांस को छीलते हुए देख लिया, या बनाते हुए देख लिया, या उसको डालते हुए देख लिया, इससे धीरे 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 करके हमारी संतानों की संवेदनशीलता खत्म होती है। संतानों की संवेदनशीलता खत्म होने पर यही संतानें जब बाहर जाते हैं, आप देखिए आपके घर के बच्चे, अभी मुझे कल बताया कि महाराज जी उस परिवार ने मुनि महाराज की पीछी ली है, उनकी माँ की 2 प्रतिमा के व्रत है, और उन्होंने अपने लड़के की शादी 3 स्टार होटल पर करी है जहां पर शुद्ध नॉनवेज है। हमने कहा फलानी जगह है, बोले नहीं महाराज जी इसके अलावा कहीं और। हमने कहा बच्चे मान गए, बोले मान गए महाराज श्री, पूरे के पूरे। बोले हमको जाना पड़ा, हम गए उस 3 स्टार नॉनवेज होटल पे, हमने खाया कुछ नहीं, 16 का जो बना था वही खा करके आए, लेकिन पाप लगा क्या महाराज जी? आप बताइए पाप लगा कि नहीं लगा? बताइए। लगा महाराज। उनको जब प्रायश्चित के लिए मैंने कहा कि आप तो गुरुदेव के पास जाइएगा और गुरुदेव से आप प्रायश्चित ले लीजिएगा, उनको बड़ा अजीब लगा कि इस तरीके की मानसिकता हमारी जैन सोसाइटी में कैसे आ जाती है। जैन सोसाइटी में मानसिकता इस तरीके की इसलिए आती है कि हम उस चीज को अपना मान बैठते हैं। अच्छी स्टैंडर्ड वाली वो विद्यालय होटल थी, होटल में आपने 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्चा करके अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी करी, तो अब ना जाकर चाह करके भी मजबूरी में रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाने उस होटल तक जाना पड़ा। ये एक असंवेदनशीलता का एक प्रमाण पत्र है कि हमने सीख लिया। कितने आज भी जैन सोसाइटी में कितने बच्चे, कितने बड़े, कितने परिवार के लोग ऐसे हैं जो आज भी नॉनवेज होटल में वेजिटेरियन भोजन करके चले आते हैं। नॉनवेज होटल में जाकर के जब आप भोजन करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं हम तो वेजिटेरियन ही खा रहे हैं, लेकिन वो एक अपराध है जो शुद्ध जैनी को कभी बर्दाश्त नहीं हुआ। विदेशों में जाते हैं तो कुछ ही परिवार ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर के खीरा, ककड़ी, टमाटर, कद्दू या फिर केला खा करके, नाशपाती खा करके, जूस पी करके अपना टाइम निकाल लेते हैं, अगर उनके पास शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं है तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको भूख लगी है, तो भूख के लिए तो प्रसिद्ध है, भूख न देखे जूठा भात। नाली के ऊपर जूठा भात भी पड़ा होता है तो भूखा व्यक्ति उसको भी खा लेता है। आपको भूख लगी है, फिर आप ये नहीं देखते कौन से कौम का है, क्या है, कैसा है, बस भैया तू तो गरम गरम छान रहा है, हमको दे दे। ये कमाल ट्रेन की पेंट्री कार में भी होता है, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे कोई भी दुनिया की ट्रेन हो। आप उसमें अगर आप बड़ी शालीनता पूर्वक ये बात कह देते हैं कि हमको जैन फूड चाहिए है, तो जैन फूड में अगर आपने उसने आपको 2 पूड़ी भी परोसी है ना, तो वो पूड़ी के लिए कढ़ाई तो वही थी, उसी में उसने 10 मिनट पहले नॉनवेज बनाया था, उसी तेल में पूड़ी तड़ करके आपको दे देते हैं। तो घर के अंदर ये बात सिखाई जाती थी कि पेंट्री कार का खाना कभी नहीं खाना। पहली बार जब मैं ये कोई दूर की यात्रा, केरल तरफ की यात्रा के लिए निकला, तो इटारसी स्टेशन से जब मैंने अपनी ट्रेन बदली, ट्रेन बदलने के बाद मैंने देखा कि समोसा, बड़ा, आलू गुंडा, हर एक गर्म चीज निकलते पर अंदर से खाने का मन होता था, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। और माँ बार बार रोकती थी, अपन जैन हैं, जैन लोग इस चीज को नहीं छूते। फिर जब मुझे ज़्यादा लगता नहीं था क्योंकि अबोधपना था, कुछ इतना समझ में बचपन में आता नहीं था, लेकिन हुआ जब मैं पुरी, जगन्नाथपुरी उत्कल एक्सप्रेस में चढ़ कर के अपने घर से दिल्ली के लिए निकला। दिल्ली के लिए निकला तो कुछ नहीं था, 8-7 लड़के थे, दिल्ली घूमने जाना था, और लड़के थे, दिल्ली घूमने जाना है, बैठ गए, सेटल हो गया, सबका रिजर्वेशन है, अब क्या करें, तो बोले एक ट्रेन का चक्कर लगा करके आते हैं। अब अंदर से अंदर ही पूरी की ट्रेन इंटरकनेक्टेड है, इधर से इस बोगी, उस बोगी, इस बोगी, उस बोगी। गर्मी थी तो चलो पेंट्री कार से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के आते हैं, वहीं पर आइसक्रीम मिल जाएगी, ये सोच करके पेंट्री कार तक के लिए सफ़र किया। पहली बार पेंट्री कार देखी अंदर से, जिसमें भोजन इत्यादि ट्रेन के अंदर बनता है। मैंने देखा एक छोटा सा केबिन है, जैसे महिलाओं के लिए कंपार्टमेंट होता है, उसमें
जो भी वहाँ पर नॉन वेज परोसा जाता है उसके जीवित प्राणी रखे हुए हैं। उसके जस्ट बगल पर जाकर के देखा मैंने कि एक बड़ी सी कढ़ाई बेल्ट की हुई भट्टी से वहीं पर लगाई गई है, क्योंकि ट्रेन है, बार बार जब रुकती है चलती है तो खिसकती है। खिसकने में अगर मान लो कढ़ाई खिसक गई तो गर्म कढ़ाई खिसकेगी तो भोजन नीचे आ जाएगा। तो कढ़ाई और भट्टी एक दूसरे से बेल्ट करके वहीं पर सीट पर बेल्ट कर दी गई थी, वो हिल नहीं सकती। हिल नहीं सकती का मतलब है उसको बदल करके वहां पर दूसरी कढ़ाई नहीं चढ़ाई जा सकती। उसमें देखा बहुत सारा 15 लीटर से ऊपर का तेल उस पर पड़ा हुआ था, और जो उस पर भोजन बनाने वाले लोग थे वो एक ही तेल में सब निकाल रहे थे। आलू बंडे इसी में निकाल दिया, कोई दूसरा मांसाहारी पदार्थ था वो उसी में उसने तल दिया, उसी के बाद उसी में उनने पुड़ी तल दी, उसी पे उसके बाद उनका पता चला स्नैक्स उसी पे तल दिया, उसी पे पपड़ियाँ तल दी, उसी को उठाया पैक किया ला करके आपके यहाँ पे ला करके सर्व कर दिया। देख करके निकल गया, वॉशरूम तक गया। मैंने कहा वॉशरूम भी देख लो, तो एक वॉशरूम में ठंडा फ्रीजर रखा हुआ था जिसपे आइसक्रीम वगैरह रखी हुई थी। दूसरे वॉशरूम को देखा तो मुर्गों के पूरे के हुए पंख और वेस्टेज मटेरियल जो उनने मांस निकाला होगा वो पूरे के पूरे पेंट्री कार में रचा पचा पड़ा हुआ था। विश्वास ना होना मेरी बात पे तो एक बार जाकर के किसी भी ट्रेन की एक पेंट्री कार एक बार जरूर देखो। फिर जब लौट करके वापिस आकर के वहीं पर खड़ा हुआ तो जैनी वाला संस्कार अंदर से आवाज निकाल रहा था कि पेंट्री कार का कुछ भी नहीं खाना होता है। उसके बाद से ना रोड का चना, ना कभी आलू बंडा, ना समोसा, ना डोसा, ना कोई और चीज, क्योंकि रोड में ट्रेन चलती, ट्रेन में कुछ भी गर्म भोजन मिलता है। बच्चों का बड़ों का मन एक बार ललचा जाता है, हमको भी मिल जाता तो हम भी खा लेते। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब उसका मैंने गुरुवर से प्रायश्चित लिया, मैंने कहा गुरुदेव अज्ञानता में ऐसा ऐसा हुआ। आचार्य जी ने एक ही बात कही कि देखो आज ही त्याग कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करना। बोले अब तो मैं ब्रह्मचारी हो गया। बोले छोड़ देना ही प्रायश्चित होता है। मैं आज तक अज्ञानता में ये काम करता था, आज के बाद नहीं करूँगा, ये छोड़ देना ही प्रायश्चित है। लेकिन गुरुवर इस बात में हमेशा चिंतित रहे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से जो बच्चों को मोबाइल के माध्यम से अश्लीलता या फिर असंवेदनशील कंटेंट दिखाया जाता है, इससे जनरेशन पे बहुत फर्क पड़ता है। ये जनरेशन कुछ भी खाना पसंद कर लेती है। आज आप बाजार में जाइएगा तो अगर आपको मान लीजिए कोई रोल खाना है, क्रीम रोल खाना है, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि वेजिटेरियन मिलने वाले क्रीम रोल में अंडा डाला जाता है। ऊपर का उसका मैदा इतना खुसखुसा जो बनता है वो पूरा खुसखुसा मैदा अंडे के कारण ही बनता है, आपको भी पता होगा। लेकिन उसके बाद भी आप क्रीम रोल खाते होंगे। मैंने कल ये बात कही थी, आज पुनः कहूँगा, जिसका भोजन एक नहीं हो सकता वे लोग भी एक नहीं हो सकते, भले हम एक ही भगवान को मानते हैं। तो हम सबसे पहले ये तय करते हैं, जैनी में तय करता है कि हमारा और इनका भोजन एक है कि नहीं। अगर हमारा भोजन एक है तब हम एक हैं। बहुत सारे जैन सोसाइटी में जो संबंध होते हैं वो तो गुरु के एक होने पर होते हैं। हमारे भी वही गुरु हैं और आपके भी वही गुरु हैं, तो दोनों के घर में आचार और आदर्श संहिता एक जैसी होगी। इस कारण भी कई बार परिवारों में बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं। लेकिन जिन परिवारों में इस तरीके की एक जैसी आचार संहिता नहीं होती, इन परिवारों में आप अपनी बेटियां दे दीजिए, फिर देखिए मजा। अगर यहाँ से संस्कारित बेटी ऐसे परिवार में चली गई, पैसा तो बहुत है महाराज, जबरदस्त, क्योंकि पैसे की और शादी की अपनी एक कहानी है। शादी को लेकर के परिवार वालों में सबका अपना अपना विजन होता है। उसके लिए नीतिकार ने एक श्लोक लिखा हुआ है, उसमें कहते हैं कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुल मिक्षंति मिष्टान इतरे जना। किसको क्या पसंद है? किसी भी घर में एक विवाह होता है तो लड़की क्या देखती है? कन्या वर्यते रूपम, कन्या देखती है हमारा होने वाला पति कितना सुंदर सौंदर्यवान है। उसको सिर्फ चेहरे से मतलब है। आज भी कल भी, कि जब श्लोक लिखा गया था
आज से करीब 700 साल पहले का श्लोक है, आज भी कारगर है। 700 साल पहले भी ऐसे ही होता था, आज भी ऐसे ही होता है। लड़की चेहरा रंग मोहरा देख करके पगला जाती है। फिर क्या है, एक बुलेट देख लो, एक जीन्स देख लो, एक गॉगल देख लो, हेयर स्टाइल देख लो और चलाने का तरीका देख लो। और उसी में उस टपोरी ने अगर मान लो एक आध कोई डांस वांस सीख लिया है और एक आध किसी कॉलेज में डांस कर दिया है, फिर तो कहने ही क्या है, जो चाहिए तो बस यही टपोरी चाहिए, शुद्ध टपोरी। लेकिन आजकल की अपने घर की बेटियां कन्या वरते रूपम, अब हो गई झाड़ू लगाने वाले से ब्याह करना है महाराज, शादी तो हम उसी से करेंगे। हमने कहा उसमें क्या है, अरे नहीं बहुत अच्छी झाड़ू लगाता है। हमने कहा गजब है, माथा कूट लो अपना। बोले नहीं बहुत सभ्यता से बात करता है और दिखता भी बहुत स्मार्ट है। कन्या वरते रूपम, कन्या को सिर्फ चेहरा दिखाई देता है, कन्या उसी में पगला जाती है। फिर बाद में समझ में आती है कि चेहरा एरा से कछु ज़्यादा होता नहीं है। कई बार सामने दिखने वाले लोग पूरा घर संभाल लेते हैं। जब मैंने योग सागर जी महाराज जी से कहा, महाराज जी 2 लोग गोरे हैं, आप काले कैसे निकल गए? अब रूप का तो खेल है महाराज, पूछ लिया तो पूछ लिया। तो योग सागर जी महाराज जी हमसे कहते हैं, सुन इधर बैठ। हमने कहा महाराज जी बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है, जब समय सागर जी महाराज जी गोरे हैं, आचार्य जी गोरे हैं, तो ये मॉडल ऐसा कैसे निकल गया? योग सागर जी कहते बड़े उससे, इधर आओ, बैठा करके हाइको बना करके कहते हैं, हाइको बना करके योग सागर जी महाराज जी कहते हैं, काले जामुन, काले अंगूर, हाइको है काले अंगूर 5 शब्द, हरे अंगूर से ज्यादा मीठे, मीठे और 2 शब्द कहे, मीठे महंगे। हाँ, काले अंगूर हरे अंगूर से ज्यादा महंगे और मीठे। तो बोले हम काले अंगूर हैं, काला अंगूर हरे अंगूर से महंगा बिकता है। जब मैंने यहां पर आकर के काला अंगूर खाया, पहले तो हम समझते थे भैया काला अंगूर काय के लिए बनाते हैं, दुनिया में हमने हरे अंगूर देखा छोटा छोटा वाला, गांव देहात में रहने वाले छोटे लोग हमका जाने काला अंगूर बड़ा अंगूर क्या माने रखता है। वो तो दीक्षा हुई तब जाकर के हमने बड़ा अंगूर काला वाला खाया, हमने कहा ये बहुत टेस्टी लगता है। बोलते महंगा भी होता है और मीठा भी होता है। तो बात समझ में आ गई। फिर मैंने दूसरी चीज देखी, एक उन्होंने और उदाहरण देखा, बोले चौके में चलना, एक छेना का रसगुल्ला दिखाई देगा, छेना का रसगुल्ला 1 लीटर गाय का दूध ले लो, उसमें जितने छेने के रसगुल्ले बनाने बना लो, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस उसको छेना फाड़ा, उसके बाद फेंटते जाओ फेंटते जाओ फेंटते जाओ फेंटते जाओ, पानी में उबाल दो, थोड़ी सी मीठे के पानी में डाल दो, अब भुस 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 इतना बड़ा दिखता है छेना का रसगुल्ला। मुंह में खाए तो घुस, पेट में गए तो पता नहीं, खाने में इतना सारा खाया, पेट में गया तो कुछ पता नहीं। और उसी पे गुलाब जामुन खा करके देखना, लंबा वाला, बड़ा वाला, मीठा वाला, बढ़िया 1 तार की चाशनी वाला गुलाब जामुन, एक खा लो तो पेट दिन भर बोलता है कि गुलाब जामुन खाया। अब काला अच्छा कि गोरा अच्छा? आप बताओ क्या अच्छा? गोरे तो कभी ना बोलेंगे कि काला अच्छा। लेकिन ये मैं जिस बात को लेकर के चल रहा हूं, मैं उससे अपने बात पे रहूंगा कि कन्या वरते रूपम, कन्या क्या करती है, वो सिर्फ रूप देख करके मोहित हो जाती है। माता वित्तम, मां को सिर्फ पैसा चाहिए। लड़का करिया है, इतने डाट 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 निकले हैं, एक दांत थोड़ा सा बाहर निकला है, थोड़ा सा ओंठ कटा है, कोई बात नहीं महाराज, लेकिन रेमंड कंपनी का 1.25 लाख का कोट पहन करके हमारा दामाद निकला है। माता अपने पति से, अरे कर तो दो शादी, का है अपनी मोड़ी में दे दो। मां को क्या दिखता है? पैसा दिखता है, मां और कुछ नहीं देखती। बच्ची रूप देख गई, मां पैसा देख गई, अच्छे पैसा वाले हैं बहुत खुश रहेंगे। पता चलो ज्यादा पैसा वालों के घर में दे दो, उनके घर में ताला ऐसे लगे भैया दरवाजा खोलो तो खुलत नहीं है। अभी हम गए इंदौर में, रुके दीपक के यहाँ, अब उसका ताला वो बंद हो गया दरवाजा, अब हम खोले तो वो खोले ही नहीं। बोले महाराज इसमें फिंगरप्रिंट रखता है।
हमने कहा हमारा फिंगरप्रिंट कहाँ पे लगेगा भैया, हम तो समझ ना पाए, बड़ा मुश्किल हुआ। अब वो ज़माना बड़ा हाईटेक हो गया। वहाँ पर वो कांच दिखाया, उसने कांच दिखाया तो कांच में से लाइट निकल आई। बोले इसमें से कांच में मोबाइल जैसा वो लगा था उसके यहाँ कि आपको कैसा दिखना है, पहले आप इसको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, फिर ये बताएगा कि क्या लगाओगे तो ऐसा दिखेगा। हमने कहा इतने महंगे मकान में दोबारा ना घुसे, हम घुस जाए तो बाहर ना निकल पाए, बड़ा मुश्किल। नहीं निकला, मैं नहीं गया दोबारा, मैं एक ही बार गया। दोबारा उसने बोला चलो चलो चलो, हमने कहा चलेंगे लेकिन वो तुम्हारे यहाँ का कमरे तो हमको समझ में नहीं आते। पूरा सिस्टम बंद करके सेट करके फिर बोला अब नॉर्मल रूम है। माँ यही वित्त चाहती है, माता वित्तम, लड़का कितना पैसा वाला है, पिता श्रुतम, बाप है, दामाद है, ससुर साहब हैं, जीजा जी हैं, जितने भी घर के लड़के हैं, वो पूछेगा क्यों एमबीए किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कौन सी ब्रांच से किया है, कहाँ पे जॉब किया है। जैसी पढ़ाई लिखाई की बात करो तो लड़कों का मुंह उतर जाता है। लड़के सोचते हैं अगर इसने सही में पकड़ लिया कि हमने एमबीए सिर्फ कुंडली भर में छापा है तो हम 10वीं फेल। जितने बागी दौरा में कई घरों में ऐसी शादी हुई, हाँ थे तो 10वीं फेल, लेकिन महाराज जी अब क्या करें, 10वीं फेल थे, लिख दिया हायर सेकेंडरी, लिख दिया वो क्या लिख दिया एमटेक BTCH। अब वो पहली बार पढ़े तो लगा कि यार भैया ये तो बहुत बड़ी डिग्री होगी। बोले कछु नहीं यार, बोले बर्गर बेचने में उस्ताद है, उनको नाम इंग्लिश में लिख दिया, माथा कूट लिया। कई के ब्याह ऐसे हो गए। तो वो जो उसमें डिग्रियां लिखी रहती ना कुंडली में, पूछना पड़ता है भैया पहले वेरिफिकेशन करो कि गलत वेरिफिकेशन हो जाए तो पता चला ऐसे। बोले क्या है, हमारा जो है वो टायर की कंपनी में एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, जॉब है टायर सेटिस्फेक्शन का। पता चलो कि टायर ट्यूब के अंदर का पंचर बनाते हैं लड़का, उसमें आ गया। तो ये पिता की जवाबदारी रहती है। पिता की जवाबदारी क्या रहती है कि वो देखते हैं पिता श्रुतम, सबसे पहले पूछता है कौन से कॉलेज से पढ़ा, क्या पढ़ा। अब खुद पढ़े लिखे हों तो कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करें, ऐसे हम कोई से पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते क्योंकि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। अब ज़्यादा पता किसी से कुछ पूछ लो, कुछ बोल बैठे, अपने पास जवाब ना मिले। लेकिन पिता की आदत है, पिता श्रुतम बांधवा कुल मिक्षंती, और जितने भी रहने वाले पड़ोसी रिश्तेदार और बंधु हैं वो बस इतने ही पूछते हैं भैया लड़का की शादी पक्की कर दी, शादी पक्की कर दी अच्छी बात है, लड़कियां कौन जात की है ये बता दो, कौन सी जात की है। क्योंकि बांधवा कुल मिक्षंती, जब उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा भैया अपने जैन ही है, अच्छा जैन है, पक्का जैन है, फोटो दिखा दो, फोटो देख करके बोलेंगे जैन तो नहीं लग रही, बोले नहीं भैया जैन ही है। अब वो लड़की आ गई तो उससे नमोकार मंत्र पूरा सुनवा लेंगे, पूछेंगे बोले नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल सुनाओ, 24 तीर्थंकर के नाम सुनाओ। जब अंदर सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा किस बात का कि हाँ भैया ये लड़की जैन ही है, तो बांधवा कुल मिक्षंती। इसके अलावा मिष्ठान इतरे जना, और दुनिया भर के लोगों को सिर्फ रिसेप्शन की मिठाई से मतलब है। तुम किसी से ब्याह करो, तुम्हारे घर में कोई आए कोई जाए, तुम ये बताओ कि रिसेप्शन का टाइम कितने बजे है और आना कहाँ पर है। आप लोग भी यही करते होंगे, सगाई में पहुँचे नहीं पहुँचे चल जाएगा, शादी की बरमाला में पहुँचे नहीं पहुँचे चल जाएगा, रिसेप्शन में नहीं पहुँचे तो गड़बड़ है। तो बड़े आदमी का रिसेप्शन तो आप नियम से खाते ही होंगे, खाते हैं कि नहीं, बोलो ना भाई। हाँ महाराज, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 700-800 साल पुरानी ये जो नीति वाक्य की एक श्लोक है, ये आदमी का विजन तय करती है। ये विजन तय करके आप तय करिए कि आपके परिवार में भी अगर इसी तरीके की मानसिकता है तो परिवार का नियमितीकरण करना बड़ा कठिन होता है। आचार्य सिंह जी कहते हैं आप नॉनवेज होटल में खा करके चले आए, असंवेदनशील आपकी जीवन शैली हो गई। इसलिए साफ सुथरी जगहों पर जहाँ पर आप इस बात की श्योरिटी निश्चित कर लेते हैं कि ये बनाने खिलाने देने लेने वाले जैन हैं, उन्हीं के पास से अगर हम संबंध व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन बचा रहता है, नहीं तो हर चीज में एक संशय पैदा हो जाता है। आचार्य सिंह जी अपने
हबीबगंज भोपाल में जब चातुर्मास रथ थे, वहीं पर गुरुजी ने एक हथकरघे के केंद्र का नाम अपनापन रखा। आचार्य सिंह जी ने कहा इस हथकरघे के केंद्र का नाम क्या रखें? अपनापन रखा आचार्य सिंह जी ने। जब गुरुजी ने केंद्र का नाम अपनापन रखा, आचार्य सिंह जी से शाम को जाकर के पूछा, आचार्य सिंह अपनेपन की लॉन्चिंग हुई है? बोले हाँ, अपनेपन की लॉन्चिंग करी गई है। फिर पूछा कि इस नाम के पीछे का कुछ उद्देश्य तो रहा होगा? बोले हाँ, उद्देश्य है ना, इसके पीछे अपनेपन का उद्देश्य है। फिर आचार्य सिंह जी कहते हैं, सभी जो लोग, कुछ लोग पूछ रहे थे, जो गृहस्थ थे, वैयावृत्ति चल रही थी, गुरुदेव से पूछा अपनेपन का मतलब? बोले जैसे आप लोग अपने मंदिर में अपनापन करते हैं, अपनापन मंदिर में आप करते कि नहीं करते हैं? करते हैं महाराज। हमाई बेदी क्या है? अपनापन। हमाई बेदी में हमारे भगवान, ये क्या है? अपनापन नहीं है, अपनापन है। हमारा मंदिर, अपनापन। हमारी समाज का मंदिर, हमारी समाज का मंदिर है, हम अपनी समाज का मंदिर ही जाएंगे। अब हमारी समाज के मंदिर में भी हमारी बेदी, हमारी बेदी में भी हमारे भगवान। अपने भगवान के पास जाकर के रोड ढोक दे लोगे, लेकिन कहीं और जाकर के ढोक देने में, कई मंदिर ऐसे देखे हमने, मंदिर में 17 बेदियां थी, 17 बेदी के अलग अलग पुजारी थे। इससे कहा भैया जे पारसनाथ है, तीसरी बेदी में फिर पारसनाथ है, तुम वो वाले पारसनाथ के पास जाकर के पूजा कर लो। नहीं, हमारे खानदान की बेदी है, हम इधर ही पूजा करेंगे। भैया 2 बेदी बगल में पारसनाथ, बे पारसनाथ हुई है, लेकिन वे हमारे भगवान नहीं है। ऐसा भी मन के अंदर आता है कि नहीं आता? आता है महाराज, नहीं आता? ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। दान देंगे महाराज, लेकिन कहाँ पे? अपने मंदिर में। दूसरे मंदिर में दान, हमारा थोड़ी मंदिर है। अरे दुनिया में कोई भी जैन मंदिर है, वो आपका मंदिर है कि नहीं है? है कि तो किसी और का मंदिर है? नहीं, आपका मंदिर है। अभी जैसे बंबई से श्रावक आए, उन्होंने उदारता पूर्वक अपनी राशियां दान घोषित कर दिया, जबकि वो जानते हैं इस बात को कि दोबारा हम इस मंदिर में कभी दर्शन करने आ पाए या ना आ पाए। हो सकता है हम कभी ना आए, लेकिन आए हैं तो हम प्रभु जी को नेंग दे करके जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुजी हम सबको सिखाते थे। जब वो दान दे रहे थे तब मुझे वो ये बात याद आ रही थी कि जब कभी भी बड़े लोग किसी भी घर में, किसी के घर में जाते हैं, तो बच्चों को 100-50 रुपया तो दे करके आते ही हैं। बेटा ये 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया रख लो। किस बात के लिए? बच्चों का मन लखा रहता है, वो नेक जरूरी है। ऐसे ही जब पता चले कि कहीं पर धरती पर जिनेंद्र भगवान के मंदिर का निर्माण चल रहा है, उस निर्माण में अपने परिवार का नेक जरूरी है, तो उन्होंने नेक में 55,000 रुपए की राशि आपके यहाँ जैसे दे दी। ये हमारा नेक रख लीजिए महाराज। आपने ले भी ली, बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी ध्यान रखना है, जैसे आपके भगवान के लिए नेक आता है, ऐसे हम भी कहीं जाएंगे तो उन भगवान के लिए भी अपना नेक दे करके आएंगे। अभी मैंने पूरे देश की जनता को कहा, वहाँ पर तो बन ही रहा था, लेकिन देश की जनता को मैंने बार बार चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बनने वाले गुरुवर के समाधि स्मारक केंद्र के लिए प्रेरणा दी। अभी भी देता हूँ, लगातार देता हूँ। और बागीदौरा में तो करीब करीब माहौल बन गया है। हर परिवार से एक बहुत व्यवस्थित राशि गुरुदेव के बनने वाले उस समाधि केंद्र की ओर जा रही है। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, हमारे गुरुदेव है, शरद पूर्णिमा आई है, नेंग तो बनता है। नेंग सिर्फ खीर खाने से नहीं बनता, नेंग सिर्फ हमको बातें करने से नहीं बनता, नेंग सिर्फ पूजा करने से नहीं बनता। पूरी दुनिया के लिए, लोगों के लिए मैंने ऑफर दिया, एक 100 ग्राम चांदी का सिक्का जिसमें आचार्य सिंह जी का एक फोटो है, पीछे उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं, तीर्थ निर्माण संयोजक उसमें लिखा हुआ है, और एक तरफ आचार्य सिंह जी की जन्म तिथि और एक तरफ समाधि तिथि लिखी हुई है। वह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो करीब 130 करोड़ से ऊपर की लागत का हम चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं सबसे वही बात कहूंगा, आज फिर कहूंगा कि कल शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य भगवंत की शरद पूर्णिमा सही तरीके से तभी मनाई जाएगी
जब हम आचार्य भगवंत के बनाने वाले समाधि केंद्र में भी अपने परिवार का एक नेंग दे पाए, उस नेंग के माध्यम से हम वास्तविक शरद पूर्णिमा अब मना पाएंगे। क्योंकि गुरुवर जब तक थे तब तक तो गुरुवर ने हमारी एक पेंसिल स्वीकार नहीं करी, लेकिन आज वो मौका है गुरुदेव के जाने के बाद कि गुरुवर के उस समाधि केंद्र को बृहदतम और सुंदरतम बनाना पूरे देश के गुरु भक्तों की जवाबदारी है, जो उनको अपना गुरु मानता है, जो उनसे प्रभावित है, जो उनसे दीक्षित है, जो उनसे शिक्षित है, जिनके घर के अंदर उनका फोटो टंगा है, जो अपने खाते के ऊपर आचार्य विद्यासागराय नमः लिखता है, उन सब की जवाबदारी है कि इस बार की शरद पूर्णिमा में हम आचार्य भगवंत को एक श्रद्धांजलि, वास्तविक श्रद्धांजलि समर्पित करें। ये श्रद्धांजलि है, नेंग देना पड़ता है, हर घर से नेंग लगता है, क्योंकि आचार्य भगवंत हैं। 58 साल तक उन्होंने इस पूरे धरती के अंदर रह करके हम सबको धर्म ध्यान कराया है। अब अगले 200-300 सालों तक लोग उनको पहचान सकें, इसके लिए जो हम एक जबरदस्त माहौल बना रहे हैं, उसमें आप सबकी, प्रत्येक परिवार की जवाबदारी है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि आचार्य जी के समाधि केंद्र के लिए आप डायरेक्टली 1,31,000 रुपए की राशि के साथ आप एक सहयोग राशि नेंग के रूप में भेजेंगे। मात्र 1,31,000 रुपए की वह राशि है। उस राशि में 15-16 हज़ार रुपए का एक चांदी का सिक्का आपके परिवार में रिटर्न आता है, तो आपके करीब 1,14,000 रुपए की राशि आचार्य भगवंत के उस समाधि केंद्र पर आपके परिवार की ओर से लगेगी। उसमें आप डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट पर ही आप अपना चाहें तो कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट दिखा करके, और आप यहाँ से एक चांदी का सिक्का लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। चांदी का सिक्का पूरी की पूरी कमेटी ने जवाबदारी दी कि हमारे मंच के माध्यम से ही मिल रहा है, तो आप कहीं से भी आचार्य भगवंत के समाधि केंद्र में जब आप राशियाँ प्रेषित करेंगे, आप उसका एक स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर पर जब आप भेजेंगे, उस नंबर के माध्यम से आपके घर के अंदर बाई कोरियर या बाई हैंड आपको शुद्ध चांदी का एक सिक्का आपको प्राप्त होगा। ये शरद पूर्णिमा वास्तविक शरद पूर्णिमा है। हम आचार्य जी का नाम लेकर के खीर खा लें, उनकी पूजा कर लें, बड़े मंची कार्यक्रम में 2 आंसू बहा लें, उनकी उदारता के गुण गा लें, ये मात्र शाब्दिक शरद पूर्णिमा को मैं कोई बहुत बड़ी नहीं मानता। जिसकी जैसी योग्यता होती है, जिसकी जितनी ताकत होती है, हर इंसान को अपनी ताकत का प्रस्तुतिकरण करना पड़ता है। शादी विवाह में जाते हैं ना, जाते हैं तो जिसकी हैसियत कम होती है वो 11 रुपये देता है, कोई 51 देता है, कोई 101 देता है, कोई 501 देता है, कोई 11,000 देता है, कोई सोने का लॉकेट देता है, कोई अपने घर से एक गाड़ी दे देता है, कोई प्लाट दे देता है। क्यों भैया? हमारे जितने गहरे संबंध होंगे हमारे गुरु से, हम अपने समर्पण की परिभाषा उतनी ही गहरी लिखेंगे। न्यूनतम परिभाषा हमने 1,31,000 रुपये की एक रखी है, एक छोटी सी परिभाषा और रखी है, लेकिन मैं उसको बोलूँगा नहीं तो आप, आदमी की आदत है, बनिए कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो आप उससे जुड़ने का प्रयास करके हम शरद पूर्णिमा को भी एक अच्छा आकार दें, ऐसी भावना रखता हूँ। गुरुदेव है, पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। आज वक्त है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मन है, आज हमारे गुरु के प्रति भक्ति है। वक्त रहते अगर हम अपना धन आचार्य जी के बनने वाले उस समाधि केंद्र पर लगा पाएँ तो शायद एक बार पुनः आपका जन्म भी उस शरद पूर्णिमा का दिन होने का आपको भी सौभाग्य मिलेगा। अपना जीवन उन्नत करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच में वागड़ क्षेत्र के एक बहुत वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक तमु सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुच।